डिग्री कॉलेज के संपूर्ण महाविद्यालय परिवार, यहाँ की यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर सारिका दुबे मैम, जो फिलहाल यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही महाविद्यालय के इस प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। उनको, यहाँ पर उपस्थित सभी प्राध्यापिकाओं को और विशेष तौर पर समाजशास्त्र विभाग की समस्त फैकल्टी मेंबर्स को और निशी मैम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिनके सौजन्य से, जिनके एक स्नेह भरे आमंत्रण की वजह से मैं बच्चों आप सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मैं 2004 से मेरी इस जो ये एकेडमिक सर्विस है मेरी, प्रोफेसर के रूप में प्रवक्ता के पद से ये प्रारंभ हुई थी। उसके पहले मेरा एक सेंटर यहाँ IS प्रीलिम्स का पड़ा था, तो इस महाविद्यालय में मैं आई थी। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं याद आ रहा है, इसकी गणियाँ मुझे याद हैं। तो अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे पिछली चीज़ें फिर से एक बार याद आ गई। तो कह सकते हैं कि कई वर्षों पुराना रिश्ता कहीं न कहीं इस महाविद्यालय से मेरा रहा है। मैं पहली बार यहाँ नहीं आई हूँ, इसके पहले भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किसी न किसी रूप में। तो एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध प्राध्यापक गणों का हार्दिक धन्यवाद और सुधीजनों का, जो मेरे कुछ परिचित भी हैं और कुछ अपरिचित भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मुझे यह मंच प्रदान किया। हमारा आज का संबोधन पूर्णतः समर्पित है बच्चों को, वो भी BA थर्ड ईयर के बच्चों को, स्पेशली BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे, BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। विभिन्न विषयों के, जैसा कि निशी मैम ने मुझे बताया था, विभिन्न विषयों के विद्यार्थी यहाँ पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त भी उपस्थित होंगे। तो आप सभी को दृष्टिगत रखते हुए, आप सभी के सिलेबस को, कोर्स को, समस्त पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए मैम ने जो एक टॉपिक मुझे अपना व्याख्यान देने के लिए मुझे दिया, मैं देखते ही बहुत खुश हो गई। और मैंने मैम से कहा भी कि बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने एक बहुत व्यापक विषय को समेटने का प्रयत्न किया है। आज के व्याख्यान का विषय है लघु परियोजना की चरणबद्ध प्रक्रिया, समस्या चयन से निष्कर्ष तक। एक तरह से गागर में सागर भरा हुआ है। अब चुनौती मेरे सामने है कि मैं बड़े विषय को कैसे सारांशित रूप में आप सभी बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाऊँ कि कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य छूटे भी ना, आप सभी इसका पूर्णतः लाभ उठाएं। तो जो ये आज का टॉपिक है, फेजेस ऑफ माइनर प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टू कंक्लूजन, इस पर मैं अपना व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थी और अगर एजुकेशन विषय के विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित होंगे तो आप लोग रिसर्च मेथड का एक संपूर्ण प्रश्न पत्र पढ़ते आए होंगे। BA पंचम सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर के बच्चे सेकंड पेपर के रूप में यह प्रश्न पत्र पढ़ते आए हैं कि कैसे अध्ययनों में सामाजिक अध्ययनों में, सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता रहा है, या समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत किस प्रकार से की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन निष्पादित किए जाते रहे हैं। NEP 2020 के अंतर्गत अब आप सभी स्नातक का 4 वर्षीय कोर्स पूर्ण करने के लिए आए हुए हैं। जब आप 4 वर्ष का ये कोर्स पूर्ण कर लेंगे तब आपको डिग्री मिलेगी अंडर ग्रेजुएट इन रिसर्च, है ना, यानी स्नातक शोध की डिग्री मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको शोध करना पड़ेगा, विभिन्न
स्तरों पर न केवल आप शोध पद्धतियों का अध्ययन जो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उसका करेंगे, बल्कि आप छोटे छोटे शोध कार्य किसी न किसी रूप में पूरे करेंगे, जैसे कि माइनर प्रोजेक्ट के रूप में या फिर टर्म पेपर के रूप में। ऐसा नहीं है बच्चों कि यह हमारे पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले हम सभी वर्षों से, जब NEP 2020 नहीं आई थी, तब परास्नातक स्तर पर डिसर्टेशन लिया करते थे। तो डिसर्टेशन एक प्रकार का लघु शोध ही था। तो लघु शोध की परंपरा एक तो परास्नातक स्तर पर डिसर्टेशन के रूप में विद्यमान रही है, दूसरा MPhil में, जो कि PhD के पूर्व की एक डिग्री हुआ करती थी, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। तो MPhil में भी डिसर्टेशन का प्रयोग होता आया है। बच्चे डिसर्टेशन लेकर MPhil की डिग्री प्राप्त किया करते थे। तो अब लेकिन नया ये है कि अब ग्रेजुएशन लेवल पर ये आ गया है। माइनर प्रोजेक्ट, लघु शोध परियोजना या फिर टर्म पेपर, ये आप BA स्तर से ही पढ़ेंगे। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, इवन 3 दशक पूरे करने वाले हैं और स्मार्टफोन के दौर में हैं, दुनिया मुट्ठी में है। एक एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए दुनिया आप मुट्ठी में अपनी पकड़े हुए हैं। एक क्लिक पर आपके पास बहुत सारी सूचनाएं, जहां की आप दुनिया के किसी भी कोने की प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएंगी। कंप्यूटर, लैपटॉप एक क्लिक पर आपको ढेरों सूचनाएं देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और पढ़ाई का और पाठ्यक्रम का स्वरूप भी बहुत स्मार्ट तरीके का ही निर्मित करना होगा। तो बच्चों, BA में काफ़ी नई चीज़ें आई हैं। NEP 2020 के तहत बहुत सारे नए प्रयोग तो नहीं कह सकते हैं कि प्रयोग किए जा रहे हैं। NEP 2020 में जो नए प्रकार के प्रावधान हैं उन्हें लागू किया जा रहा है और लखनऊ विश्वविद्यालय कुछ अग्रणी विश्वविद्यालयों में से रहा है जहां पर NEP 2020 लागू की गई है। तो जैसा कि मैम से बात हुई थी और समाजशास्त्र विभाग के, न केवल समाजशास्त्र विभाग के, बल्कि यहाँ पर मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटीज़ के ही प्राध्यापक बैठे होंगे, तो मैम का कहना था कि सभी को लाभ पहुँचाना है इस व्याख्यान से, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। अभी भी माइनर मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। इंटर्नशिप क्या है, माइनर प्रोजेक्ट क्या है, फील्ड वर्क क्या है, टर्म पेपर क्या है, इन सब को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो मैं संक्षेप में, वैसे बच्चों आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो है माइनर प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, उसका निर्माण कैसे करें, कैसे हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करें और कैसे उसे कई स्तरों में, चरणों से होते हुए पूर्ण करके हम निष्कर्ष को प्रतिपादित करें और हम अपना एक पेपर जो कि 100 मार्क्स का है उसको हम पूरा करें। आपको 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के मिलते होंगे, मैंने पहले ही सभी ने बता दिया होगा। 75 मार्क्स का ये माइनर प्रोजेक्ट होगा जो आप फाइल तैयार करेंगे, उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं पहले बात कर लूँ इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप शिक्षा और व्यवसाय और शोध के बीच की एक कड़ी है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त करने का तरीका है जिसमें अपने विषय से जुड़ा हुआ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया जाता है। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण आधारित अनुभव कौशल विकास और व्यावसायिक संबंधों के निर्माण पर आधारित होता है। बेसिकली ये शिक्षा और व्यावसायिक जीवन के बीच में एक कड़ी का, जैसा मैंने बताया, सेतु का कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइनर प्रोजेक्ट या टर्म पेपर के माध्यम से आप सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के माध्यम से आप व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते हैं और कुशलता प्राप्त करते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। पीछे तक मेरी आवाज़ जा रही है? माइक लीक है क्या? मैम माइक लीक हो गया? के अध्ययन में प्रयोग करने, उसे समाज के अध्ययन में लागू करने की कला को सिखाता है कि कैसे आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। इंटर्नशिप किसी भी विषय का प्रयोगात्मक आयाम है और इंटर्नशिप बच्चों
कम्युनिटी बेस्ड या फिर गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई एनजीओ हो, वहाँ जो इस प्रकार के इंटर्नशिप कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं वहाँ से किया जा सकता है। हम लोग भी अपने महाविद्यालय में इंटर्नशिप विगत मेरे ख्याल से चौथा बैच और तीसरा बैच होगा, 3 सालों से कराते आ रहे हैं। 5th सेमेस्टर के 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें हमने नीति आयोग की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, जिसमें ये रेखांकित किया गया था कि कोई भी इंटर्नशिप प्रोग्राम न्यूनतम 45 दिन का होगा, 45 डेज का। तो हम लोगों ने एक जो हमारी मदर यूनिट है जिससे हमारा महाविद्यालय जुड़ा हुआ है, नारी सेवा समिति, वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा एनजीओ है, तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसमें चलाए जाते हैं जो गवर्नमेंट से अनुदानित हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी उसे कई अनुदान प्राप्त होते रहे हैं समय समय पर। तो वहाँ बच्चों के लिए इस प्रकार के इंटर्नशिप कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें बच्चों ने 45 दिन का कोर्स करके विभिन्न प्रकार का कौशल विकसित किया, जैसे परिवार परामर्श केंद्र से संबंधित अध्ययन किए। इस वर्ष हमारा स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर ट्रेनिंग, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, उससे रिलेटेड कोई कोर्स कराने की योजना है। तो इस प्रकार के कोर्स, लेकिन इसमें विषय या विभाग पूरी तरह से शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी इस प्रकार का कोर्स करके चले आए। मैम लोग गाइड करेंगी आपको कैसे ये अध्ययन करना है, उसी हिसाब से आप सभी इंटर्नशिप करेंगे। तो ये तो रही बात इंटर्नशिप की संक्षेप में। फिर हम आगे बढ़ते हैं टर्म पेपर की ओर। इंटर्नशिप बीए 5म वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट या फिर फील्ड वर्क में से कोई एक चीज करना है जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है। और लेकिन 6th सेमेस्टर में आपको माइनर प्रोजेक्ट बनाना है या फिर टर्म पेपर तैयार करना है। अगर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ, मैंने इसीलिए पॉइंट्स में कुछ चीज़ें नोट कर ली हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए। तो टर्म पेपर क्या है, इस पर हम एक दृष्टि डालते हैं कि शोध अध्ययन और विश्लेषण को व्यवस्थित रूप से टर्म पेपर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। माइनर प्रोजेक्ट से टर्म पेपर काफी मिलता जुलता है। टर्म पेपर एक विशेष विषय पर निश्चित अवधि में निर्मित किया जाने वाला दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कम समय में एक सत्र के अंदर ही आपको तैयार करके एक निश्चित अवधि के भीतर ही इसे प्रस्तुत किया जाना होता है। टर्म पेपर के कुछ प्रमुख चरण हैं, जैसे विषय का चयन। सबसे पहले आप कोई विषय सोचते हैं, विषय को चुनते हैं, वो विषय का चयन तथा शोध समस्या का निर्धारण, जिसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। बच्चों, ये समस्या कोई सामाजिक समस्या नहीं है कि बेरोजगारी और आतंकवाद और किसी प्रकार की सामाजिक समस्या थी। यहाँ पर प्रॉब्लम का आशय, बीए के बच्चे हैं तो मैं स्पष्ट कर दूँ ये कि यहाँ पर प्रॉब्लम का आशय है कि वो विषय जो ज्ञान की विलंबना के कारण अध्ययन करने के लिए चूज किया गया है, उठाया गया है, जिसका चयन एक नए प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर पुराने तथ्यों के सत्यापन के लिए किया जा रहा हो, जिसे चयनित किया गया हो। तो अपनी रुचि, उपलब्ध स्रोतों और अकादमिक और शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार विषय का चयन किया जाता है। विषय स्पष्ट और शोध करने योग्य होना चाहिए। मतलब किसी भी विषय पर आप लिखने बैठ जाइए तो वो क्या तैयार होगा, आर्टिकल तैयार होगा, है ना, आलेख। लेकिन जब आप शोध के लिए कोई विषय चुनते हैं तो उसमें एक गंभीरता होनी चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि या तो वो किसी नवीन अन्वेषण को करने के लिए या फिर प्राप्त तथ्यों के सत्यापन के लिए होना चाहिए, है ना। इसके पश्चात जो इसका दूसरा स्टेप है टर्म पेपर का, शोध का उद्देश्य एवं शोध प्रश्न। शोध का उद्देश्य स्पष्ट करने से और शोध प्रश्न की किन किन प्रश्नों को लेकर आप अध्ययन करेंगे। मान लिया कि आप मलिन बस्तियों को चुनते हैं, तो मलिन बस्तियां एक ऐसा समुदाय है, स्लम्स जानते हैं ना,
जो नगरों में एक उपज जाते हैं और जहाँ पर जीवन यापन की दशाएं अत्यंत निम्न होती हैं। वहाँ पर बहुत प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, उनकी अपनी एक अलग प्रकार की जीवन शैली होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर समस्या को चुनकर उस अध्ययन क्षेत्र को चुनेंगे और इसके बाद आप अपने अध्ययन में किन किन पहलुओं को छुएंगे या किन किन पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य की दशाएं, या फिर स्वास्थ्य एवं पोषण की दशाएं, या फिर महिलाओं में जागरूकता, है ना, या फिर जो आर्थिक सशक्तिकरण के प्रोग्राम हैं वे कितने सफल हो रहे हैं, या फिर उनका राजनीतिक पार्टिसिपेशन क्या है ना। तो इस प्रकार के आपको कुछ प्रश्न बनाने होंगे। कुछ कहने का मतलब है कि शोध प्रश्नों और उद्देश्य के माध्यम से एक आपको अपने अध्ययन की सीमा रेखा बतानी होती है कि हमें इस दायरे में रहते हुए अध्ययन को निष्पादित करना है। इसके पश्चात आप लिखते हैं साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा क्या है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब तक का उस विषय पर जो भी अध्ययन किया गया है उसका एक तरह से पिटारा आप प्रस्तुत करते हैं, उसका आप ब्यौरा देते हैं कि इस फील्ड में आप जिस भी विषय से संबंधित होते हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, जिस विषय से संबंधित होते हैं, आप ये देखते हैं कि आपने जो शोध के लिए विषय चुना है उसमें पहले से क्या कार्य हुआ है और पहले से क्या चीज़ मिसिंग रही है। जो हम विलंबना की बात करते हैं ना, लैग की बात करते हैं, क्या चीज़ मिसिंग है या किस पर कम काम हुआ है, उस चीज़ को आप उठा लेते हैं। वही हमारी रिसर्च प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देने से एक ये स्पष्टता आ जाती है अध्ययन में कि एक पृष्ठभूमि, जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो एक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं और उस नई बात की रचना करते हैं और उसका सूत्रपात करते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तथ्य संकलन की ओर। आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट्स लिखते जाइए। हम भी नोट करके लाए हैं इसलिए क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है कि कहीं भटकाव ना हो जाए। हम एक चीज़ बोलें और दूसरी शुरू करें और बस उसी में भटक के रह जाए। इसीलिए ये समझिए कि आज आपकी क्लास से एक लेक्चर हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी पेन कॉपी के साथ बैठे, ठीक, मैम जो बता रही हैं उसको पॉइंट वाइज नोट भी करते जाएं। मुझे पता है कि मैम क्लास में वैसे भी कहती रहती होंगी कि बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। अभी मैं जब कल BSME कॉलेज में गई थी तब भी मैं यही बात कह रही थी कि आजकल बच्चों में लिखने का कौशल, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो बच्चों राइटिंग भी तो एक कौशल है, एक कोर्स है। सेमेस्टर 1 के लिए ये यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, 39 कोर्सेज हैं। को करिकुलर कोर्स रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो क्या है? लेखन कला ही तो आपको बताई जा रही है कि कुछ स्टेप्स के अंतर्गत कैसे कैसे आप लिखें। तो लिखने की कला आप विकसित करिए और ये अभ्यास से होगी। एक दिन में आप चाहेंगे कि अरे हमें सब आता है, तो नहीं। आप जब धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे तभी आप नए नए और पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तब आपकी शब्द शक्ति का विकास होगा, आपके पास शब्दों का भंडार आएगा। तो लिखना और पढ़ना दोनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। किसी भी लेक्चर में जाइए, मेरे ही नहीं, मैम का क्लास भी अटेंड करिए, तो आप एक वो नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। इम्पोर्टेंट किताबें बताई जाती हैं उनको आप नोट करिए। तो हम पहुँचे, इसके बाद फिर तथ्य संकलन। तथ्य संकलन दो प्रकार के तथ्य होते हैं। अभी हम इनकी चर्चा पुनः करेंगे जब हम माइनर प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। तो प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक तथ्य वे होते हैं जिन्हें शोधार्थी या विद्यार्थी अध्ययन समूह में सीधे जाकर डायरेक्ट प्राप्त करता है। और द्वितीय स्रोत वे होते हैं जो पहले से किसी ने लिख रखा होता है, जैसे कि पुस्तकें हैं, शोध पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं या सरकारी आंकड़े हैं। आप उनका प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का संकलन किया जाता है। इसके पश्चात उन संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है।
विश्लेषण के अनेक प्रकार हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड, आप व्याख्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, चित्रों के माध्यम से, सारणियों के माध्यम से और तालिकाओं के माध्यम से तथ्यों का प्रदर्शन करते हैं। और इसके पश्चात फिर हम पहुंच जाते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं कि आपने शोध में ये जो प्रक्रिया रही है आपके टर्म पेपर की, आपने इसमें क्या पाया, ठीक है। और फिर आप संदर्भ सूची देते हैं। संदर्भ सूची, किन किन पुस्तकों का प्रयोग आपने अपने अध्ययन में किया है। स्पेशली जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो आप दूसरे के अध्ययनों का ही ब्यौरा देते हैं, तो उसका जो विवरण दिया जाता है उसके लिए आजकल जो एक प्रचलित तरीका है वो है APA स्टाइल। अभी हम पुनः माइनर प्रोजेक्ट पर व्याख्या के दौरान उस पर बात करेंगे। तो बच्चों, टर्म पेपर की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे समयाभाव रहता है, बहुत कम समय में आपको टर्म पेपर पूरा करना होता है। स्रोतों की कमी रहती है, रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं, रेफरेंस बुक्स नहीं अवेलेबल होती हैं, और जिस समूह का आप चयन करते हैं उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आप इकट्ठी करने में आपको नए सोर्स तलाशने पड़ते हैं, तो ये सोर्सेज की कमी भी प्रायः दृष्टिगत होती है। तथ्य संकलन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कभी कभी व्यक्ति सही जवाब नहीं देते, है ना, या फिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो स्पेशली जो महिलाओं से संबंधित अध्ययन है और महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, या फिर जब व्यक्तिगत संबंधों को लेकर कुछ अध्ययन किए जाते हैं तब लोग रिस्पॉन्स कम करते हैं। और इसके अतिरिक्त कभी कभी मूल्यांकन में पक्षपात भी हो जाता है। आप किसी समुदाय विशेष से संबंधित हैं और तो आपके जो मूल्य जो आपने समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बचपन से पाए हैं, वे मूल्य या वो जो संस्कृति का सार आपके मस्तिष्क में जो बैठा हुआ है, निहित है, वो प्रकट होने लगता है। कभी कभी लेखन में, कभी कभी तथ्य संकलन के दौरान भी, कभी कभी अध्ययन की इकाइयाँ चुनने में भी इस प्रकार की गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। कैसे, अभी हम आगे फिर से एक बार चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य विषय की ओर। मुख्य विषय है आज का माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट के निर्माण की एक जो चरणबद्ध प्रक्रिया है, कैसे हम उसे स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक पहुंचाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो माइनर प्रोजेक्ट है क्या बच्चों? यह एक लघु पैमाने पर किया गया शोध कार्य है, एक बृहद शोध कार्य का छोटा रूप, लघु रूप। अपने विषय के व्यवहारिक अनुभव, कौशल विकास, नियोक्ताओं को आकर्षित करने योग्य पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए और समस्याओं के विश्लेषण करने और चुनौतियों के हल खोजने के उद्देश्य से माइनर प्रोजेक्ट या लघु शोध परियोजना की जाती है। लघु शोध परियोजना एक प्रकार से आपको बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करवा देती है। जैसे पीएचडी के पहले कहीं कहीं पर किसी किसी यूनिवर्सिटी में एमफिल अनिवार्य होता था, तो वो एक प्रैक्टिस ही तो थी कि आप एक बड़ी रिसर्च कैसे करें, उसको पहले ही एक डिसर्टेशन के तौर पर एक छोटी स्टडी कराई जाती थी। और जो लघु शोध परियोजना है, एक तो एकेडमिक दृष्टि से बनवाई जाती है। आपको डिग्री प्राप्त करनी है, एक पेपर के रूप में इंट्रोड्यूस की गई, उसके 100 मार्क्स से आपको वो प्राप्त करने हैं इंटरनल असेसमेंट और माइनर प्रोजेक्ट के जरिए, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक ट्रेनिंग निहित है, एक ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण। और एक जब आप लोग बीए प्रथम वर्ष में होते हैं तो फर्स्ट पेपर में ही एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, समाजशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग। सभी विषयों में मेरे ख्याल से, सभी ह्यूमैनिटीज वाले विषयों में या सभी जो भी नेचुरल साइंसेस है वहाँ भी बताया जाता होगा कि आप प्रयोग एक निश्चित दायरे में एक प्रयोगशाला के अंदर करेंगे, लेकिन उनके उपयोग बाहर दुनिया करेगी। तो क्या है, वो प्रैक्टिस में ही तो लाना है, प्रयोगशाला के भीतर प्रयोग करना है और उन्हें
दुनिया को देना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो किसी भी विषय में आप प्रथम वर्ष में ही यह पढ़ लेते होंगे कि उस विषय का व्यवहारिक उपयोग क्या है। तो यहाँ पर आपको अपने विषय का व्यवहारिक उपयोग भी बताया जाता है कि किस प्रकार से आप समस्याओं के विश्लेषण में और समस्याओं का हल खोजने में इस विषय का प्रयोग कर सकते हैं। समाजशास्त्र में इस मुद्दे को लेकर भी दो प्रकार के मत रहे हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है एक विशिष्ट संप्रदाय था और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जन्म के समय से ही। तो इसमें कुछ समाजशास्त्रियों का यह मानना रहा है कि समाजशास्त्र क्या है का विश्लेषण करता है, ये बताता है कि क्या है, क्या होना चाहिए से उसे कोई विशेष उसे लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में समाजशास्त्र जब और अधिक विकसित हुआ तब समाजशास्त्र में अनेक ऐसी शाखाएं डेवलप हो गई, जैसे कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी है ना, निदानात्मक समाजशास्त्र, या क्रियात्मक समाजशास्त्र, एक्शन सोशियोलॉजी, और एक डायग्नोस्टिक अप्रोच उभर कर सामने आया जिसमें समाज में विद्यमान समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा और हल भी सुझाए जाने लगे। तो आप लघु परियोजना में, लघु शोध परियोजना में बच्चों, आप किसी विषय को चुनकर उसका एथनोग्राफिक स्टाइल में, डिस्क्रिप्टिव मेथड में, एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी यह है कि अध्ययन, जिस समूह को आप अध्ययन के लिए चुनते हैं उससे संबंधित तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यह ब्यौरा क्षेत्र कार्य, सहभागी अवलोकन जैसे प्राथमिक तथ्य संकलन की प्राथमिक विधाओं पर आधारित होते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड भी यही होता है कि आपने जो प्राप्त किया है उसका प्रस्तुतिकरण, कि कैसे आप प्रस्तुत करते हैं। तो और दूसरा समस्याओं का हल खोजने के लिए, तो आप कोई प्रॉब्लम उठा सकते हैं, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, सोसाइटी की अन्य कोई प्रॉब्लम, और उसमें यह आमतौर पर नए प्रकार के अन्वेषणों के लिए या फिर समाज में विद्यमान समस्याओं का हल खोजने के लिए किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में BA 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट या फील्ड वर्क इंट्रोड्यूस किया गया था, तब हम लोगों के पास एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से एक नोटिस आई थी। वो नोटिस सभी डिपार्टमेंट्स में आई होगी, आप लोग के पास भी, हमारे पास भी। तो उसमें खुद फ्रेमिंग की गई है कि लघु शोध परियोजना आप कैसे तैयार करवाएं, डिस्क्रिप्टिव मेथड में नहीं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो पॉइंट्स मैं आपके सामने नोट करके लाई हूँ कि पहले आपको कवर पेज बनाना है, मुख पृष्ठ बनाना है। ठीक है, एक शीट जिस पर आप शीर्षक लिखेंगे और आपके सुपरवाइजर कौन है, अपना नाम लिखेंगे, महाविद्यालय का नाम, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का लोगो। ठीक है, तो एक फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मुख पृष्ठ पर देंगे। इसके बाद एक शपथ पत्र लगाएंगे, डिक्लेरेशन लगाएंगे इस विषय का, इस बात का कि आपके द्वारा संकलित किए गए तथ्य जिनके आधार पर आपने यह शोध कार्य पूर्ण किया है वह पूर्णतः मौलिक आंकड़ों पर आधारित है ना। ये एक तरह से प्लेगरिज्म से बचने के लिए भी ये सहायक है। तो ये डिक्लेरेशन देने की परंपरा बहुत पहले से रही है। सभी एक प्रकार के शोध कार्यों में एक शपथ पत्र लगता आया है। फिर इसके बाद अंतर वस्तु या विषय सूची, जिसे अंग्रेजी में कंटेंट या इंडेक्स दिया हुआ है, आप ये बताएंगे कि हम अपने शोध को कितने अध्यायों में बांट रहे हैं। ठीक है, और यानी जिसको अध्यायीकरण भी कहते हैं कभी कभी। तो इसके पश्चात रिपोर्ट की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट करके दिया हुआ था, जिसमें ये था परिचय। परिचय आप किसका देंगे? विषय का परिचय जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं। इसके पश्चात आप साहित्य सर्वेक्षण करेंगे। मैम वैसे तो सब कुछ बता चुकी होंगी आपको, लेकिन अच्छा है कि जब रिपीटेशन होगा तो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, है ना। तो साहित्य सर्वेक्षण, जिसकी चर्चा अभी भी मैंने टर्म पेपर के सिलसिले में की है, कि जो पूर्व विद्यमान साहित्य है उसमें जो समस्या आपने उठाई है किस प्रकार से अध्ययन किया गया, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को प्रयुक्त करते हुए अध्ययन किया गया,
ये आप लिखेंगे। इसके पश्चात अध्ययन के उद्देश्य, आपके अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, इसी में आप अध्ययन के प्रश्न भी जोड़ सकते हैं कि किन प्रश्नों को खोजने का, अन्वेषण करने का आप प्रयत्न करेंगे। फिर है अध्ययन क्षेत्र एवं पद्धति। अध्ययन क्षेत्र का परिचय देंगे। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं वाइवा लेने गई थी दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज जो राजपुरम में है, तो वहाँ के बच्चों ने एक सदर के पास एक कुम्हारों का मोहल्ला है, तो वहाँ की स्टडी की थी और वहाँ पर जाकर लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे, फील्ड वर्क किया था, कहने का मतलब है। तो अच्छा लगा था, मुझे अच्छा लगा था, तभी मुझे वो स्टडी याद रह गई, है ना। तो इस प्रकार से आप अध्ययन का क्षेत्र एक चुनते हैं, वो आप अपने सुपरवाइज़र से, अपने टीचर से मिलकर डिस्कशन के ज़रिए कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है, किस पर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और किस पर कहाँ पर आप तथ्य संकलन के लिए आसानी से जा सकेंगे। महिलाओं के साथ भी तमाम तरह की जो छात्राएं हैं उनके साथ भी तमाम तरह के लिमिटेशंस होते हैं, बहुत लंबे समय तक वे फील्ड वर्क नहीं कर सकती। फील्ड वर्क अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन करना, चाहे वो सर्वेक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो फील्ड वर्क के माध्यम से हो, वह बहुत खर्चीला होता है, समय और धन को व्यय कराने वाला होता है। तो इसलिए इन सभी सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कशन करते हुए अध्ययन क्षेत्र का चयन करते हैं। फिर जिस प्रकार का अध्ययन होता है उसके अनुरूप आप पद्धति का भी चयन करते हैं। पद्धतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। अभी हम उनकी बात करेंगे और पद्धतियों के पश्चात अध्ययन क्षेत्र और किस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद विश्लेषण करेंगे जो तथ्य संकलित किए हैं उनका, फिर निष्कर्ष प्रतिपादित करेंगे और संदर्भ ग्रंथ सूची देंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची उसी एपीए स्टाइल में होती है। एपीए स्टाइल जैसे आपको लिखना है जीएस घुरिये की किसी किताब का मान लिया एग्जाम्पल देना है, तो आप लिखेंगे घुरिये जीएस, घुरिये कॉमा जीएस, आप कोलन लगाएंगे, 2 बिंदियां ऊपर नीचे, फिर ईयर देंगे किस सन में पब्लिश हुई, मान लिया 1960, फिर कॉमा, फिर इसके बाद पुस्तक का नाम देंगे छोर का एक गांव, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, चूंकि वो अंग्रेजी पुस्तक द फ्रिंज विलेज का अनुवाद है, अनुवादक चंद्रभान त्रिपाठी, ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, फिर इसके बाद आप पब्लिकेशन देंगे, कहाँ से पब्लिश हुई, एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी लखनऊ। इसी प्रकार आप इसी स्टाइल में आप किसी भी रेफरेंस को देंगे 1 by 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो ये तो वो फ्रेमिंग रही है जो विश्वविद्यालय द्वारा आपको प्रदान की गई। अब हम बात करते हैं कि बच्चों एक चीज़ बता दूं ना, सोशियोलॉजी में या जिन भी मानविकी के विषयों में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है, अगर हम उस तरीके से बताने लगेंगे कि सामाजिक शोध के ये चरण हैं, वो आप अपने कोर्स में, सिलेबस में तो आप पढ़ते ही हैं, तो वो थोड़ा सा गूढ़ हो जाएगा और थोड़ा सा गहन भी हो जाएगा और बोझिल करने वाला भी, बोरिंग भी हो जाएगा। तो हम बहुत व्यवहारिक तरीके से, चूंकि इंटरडिसिप्लिनरी, किस किस सब्जेक्ट के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, सोशियोलॉजी के कितने बच्चे हैं? ओह, मेजॉरिटी सोशियोलॉजी की है, नाइस, स्ट्रेंथ अच्छी है। और पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स के भी बच्चे होंगे, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। हिंदी के कितने बच्चे हैं? ओह, लैंग्वेज के भी बच्चे हैं, इंग्लिश के भी हैं, अच्छा तो हम एक इंटरडिसिप्लिनरी समूह के बीच में बैठे हुए हैं, है ना, अंतर अनुशासनीय समूह है विद्यार्थियों का, जिसके बीच में हमें संबोधन देना है। तो हमें बहुत कठिन वाली भाषा का प्रयोग करते हुए और टिपिकल सोशियोलॉजिकल अंदाज में बहुत गूढ़ किस्म का लेक्चर नहीं देना है, एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताना है, जिससे कि आप आसानी से अपनी लघु शोध परियोजना तैयार कर सकें। तभी मैम की मेहनत भी सफल होगी और हमारे यहाँ आने का भी कोई मतलब सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो अब जो ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, अभी सुनना है आगे अभी थोड़ा सा और
अभी तो मैंने उस स्ट्रक्चर की बात की है जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराई कि आपको किन बिंदुओं की ना तैयार करनी है, प्रस्तुत करनी है। अब एक जो हमने एज अ सोशियोलॉजी के विद्यार्थी, अब मुझे शुरू में ही बोलना चाहिए था कि मैम ने मेरा परिचय देते हुए कुछ ज़्यादा बता दिया। एक प्राध्यापक भी सर्वदा विद्यार्थी ही रहता है ना। हमेशा हमें कुछ नया सीखना होता है, नया पढ़ना होता है, अपने आप को समय के साथ अपडेट करना होता है। और अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे बच्चों। ये आप लोगों को हम एक मैसेज भी दे रहे हैं। हम लोगों ने और मैम ने आपकी जहाँ से स्टार्टिंग की थी, उस समय पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। लेकिन अब ऑनलाइन चीज़ों का तो, ऑनलाइन मेथड का तो कहीं कोई नाम ही नहीं होता था। तो हम सभी ने हार्ड कॉपीज ही देखी, आधा कैरियर गुजार दिया। इसके बाद ऑनलाइन सिस्टम आया। एक डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए जब पीएचडी कर रहे थे तो पुरानी से पुरानी लाइब्रेरी खंगालते थे और वहाँ से किताबों के झुंड से अपने मतलब की किताबें छांट कर निकालते थे। तो ये सब शायद आप लोगों को करने का मौका नहीं मिला। हर चीज़ कुछ नया सिखाती है, उसका अपना एक अलग प्रकार का स्वाद था, अलग प्रकार का अनुभव था। अब समय की बचत होती है, आप फटाफट खोजते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और मोबाइल पर ही पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, हार्ड कॉपी निकलवा कर, प्रिंट आउट निकलवा कर हार्ड कॉपी में पढ़ने की आदत डालिए। पेन चलाकर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नोट करने की आदत डालिए। तो अब हम आते हैं कि ऐसा सोशियोलॉजी के शिक्षक की दृष्टि से एक लघु शोध परियोजना का निर्माण कैसे होना चाहिए, हम संक्षेप में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। बाकी जो मुख्य पृष्ठ है और ये सब औपचारिकताएं तो आप करेंगे ही, डिक्लेरेशन जिसकी बात हमने पहले ही जिसकी चर्चा कर ली है वो सभी आपकी शिक्षिकाएं बताएंगी। और इसके बाद कंटेंट लिखेंगे। फिर आप जो मूल रूप से जो आपकी लघु शोध परियोजना एक शोध कार्य के तौर पर प्रारंभ होती है, उसका पहला स्टेप है प्रस्तावना। आप प्रस्तावना लिखेंगे जिसमें ओवरऑल परिचय देंगे कि आपके अध्ययन का विषय क्या है, अध्ययन के बिंदु, उस विषय से संबंधित प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, अध्ययन क्षेत्र क्या है और आप क्या अन्वेषित करने का, क्या नवीन खोजने का प्रयत्न करने के लिए ये अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप एक तरह से सोच लीजिए कि लघु परियोजना का सारांश आप प्रस्तावना के रूप में देंगे कि आप क्या करेंगे, क्या कर चुके हैं, ये कब लिखेंगे, अंतिम स्टेप में जब हम निष्कर्ष या सामान्यीकरण पर पहुंचेंगे तब। पहले हम क्या करने जा रहे हैं ये स्पष्ट करेंगे। फिर हम प्रस्तावना जब हम लिखते हैं तब तक हम समस्या के चयन के बारे में सोच चुके होते हैं। ये मैं फॉर्मुलेशन बता रही हूँ, वैसे तो पहला चरण हमेशा शोध का होता है। हाँ बच्चों, एक चीज़ और कि जो भी सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन है या जो भी समुदायों के अध्ययन हैं, मानविकी के अंतर्गत किए जाने वाले शोध कार्य हैं, वे सभी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किए जाते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन कुछ निश्चित चरणों के अंतर्गत होते हैं और उसके जो चरण है, किसी ने 4 बताए हैं, किसी ने 6 बताए हैं, है ना। पीवी यंग है, गुडेनहट है और भी बहुत सारे जो इस पेपर के शोध पद्धतियों के विश्लेषक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के चरण बताए हैं। कुछ कॉमन चुन लेते हैं हम लोग। तो उसका पहला चरण समस्या का चयन ही है। लेकिन हम चूंकि लघु परियोजना का निर्माण कैसे करें बता रहे हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। फिर इसके बाद हम पहले स्टेप पर आएंगे। पहला स्टेप है समस्या का चयन। समस्या का चयन 2 प्रकार से करेंगे। एक हमारी शोध समस्या हो सकती है सैद्धांतिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए। जैसे आप ग्राम पंचायत का अध्ययन करते हैं, किसी गांव को चुनते हैं, वहां पर ग्राम पंचायत का अध्ययन करते हैं। या फिर आप अपने ही महाविद्यालय में जो विद्यार्थी छात्राएं अध्ययन कर रही हैं, इनमें जागरूकता का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन करते हैं। तो कुछ ज्ञान होते हैं, कुछ शोध ऐसे होते हैं जो सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाते हैं।
या जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया था, पंचायतों का अध्ययन करना या ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करना या जाति का अध्ययन करना या जजमानी का अध्ययन करना, ये सभी अध्याय जो समुदाय या समूह विशेष का अध्ययन पर केंद्रित होते हैं, वे सभी क्या करते हैं, उस विषय के सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाते हैं कि गांव पहले जो था क्या वही है? नहीं। कभी आप उसमें परिवर्तन को खोजते हैं, वे परिवर्तन किस प्रकार के हैं और किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आप जाति और जजमानी, क्या जजमानी अभी भी गांव में जीवित है, ये अध्ययन करते हैं, तो आप पाते हैं कि हाँ, कभी कभी विशेष अवसरों पर क्रियाशील दिखती है, लेकिन डे टू डे की लाइफ में अब समाप्त हो चुकी है लगभग। तो ये जो ज्ञान है, ये सैद्धांतिक ज्ञान है जो विषय को इनरिच करता है। और दूसरा जो समस्या होती है वो है जो समस्या समाज में जो समस्याएं विद्यमान होती हैं उनका विश्लेषण करने के लिए। जैसे भिक्षावृत्ति की समस्या, कई बच्चों ने मैं कहीं पर वाइवाही लेने गई थी तो वृद्ध आश्रमों का अध्ययन किया था, वृद्धाश्रमों का अध्ययन किया था कि वृद्धों की कौन सी, एल्डरली पीपल्स की कौन सी समस्याएं हैं। किसी ने क्रेच का अध्ययन किया, हमने भी करवाया है कि क्रेच का अध्ययन किया, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है, परिवार के बीच में रहकर जो बच्चे पलते हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस, इनके समाजीकरण में क्या अंतर है। और अभी मैंने बताया कि परिवार परामर्श केंद्र का अध्ययन हमने कराया, जो कि हमारे ही महाविद्यालय की एक इकाई के अंतर्गत कार्य करता है। और तीसरे प्रकार के जो शोध समस्या होती है वो है विवरणात्मक अध्ययन। एक विषय को हम चुन लेते हैं और उसका वर्णन कर देते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से, इसको एथनोग्राफिक या डिस्क्रिप्टिव मेथड से वर्णन करते हैं और निष्कर्ष प्रतिपादित कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की शोध समस्याएं होती हैं। एक ऐसे विषय जो सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाते हैं, एक ऐसे विषय जो समाज में विद्यमान समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है और उनका हल खोजने वाले होते हैं, और तीसरे निर्जाति विवरणात्मक अध्ययन जो किसी भी अध्ययन समूह या अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या करते हैं कि वो क्या है। परंपरागत आप किसी भी पर्व और त्योहार का अध्ययन आप कर लीजिए, पर्व और त्योहार क्या उनका स्वरूप क्या है और उनमें परिवर्तन क्या है, सिंपल आप एथनोग्राफिक स्टडी ही करेंगे, है ना, कि इसमें ये चीजें ये परंपराएं रही हैं, इसमें से कुछ परंपराएं जीवित हैं और कुछ में परिवर्तन हो चुका है। तो इसके बाद हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि शोध समस्या जो आपने चुनी है उससे आपके कौन कौन से एकेडमिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। अब हम आते हैं जो एक अगला स्टेप है वो है परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण। एक हाइपोथेसिस निर्मित करते हैं। हाइपोथेसिस वो है बेटा जो एक पूर्वानुमान होता है, जिस विषय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे होते हैं उसके बारे में हम कुछ अनुमान लगाकर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सूचना और प्रौद्योगिकी के 2 प्रकार के प्रभाव हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। हम मान के चल रहे हैं, अब हम अध्ययन करेंगे, मान लिया बीए की छात्राओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावों का, तो पहले से मान लेंगे कि 2 प्रकार के प्रभाव होंगे, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। अब हो सकता है कि जब हम अध्ययन करें तो ये जो उपकल्पना या जो ये पूर्व कथन होता है, उपकल्पना एक प्रकार का पूर्व कथन होता है शोध के विषय में, जिसको सत्यापित किया जाना बाकी होता है। सत्यापन कब होता है? जब शोध कार्य हम पूर्ण कर लेते हैं। कि या तो हो सकता है दोनों प्रकार के फाइंडिंग्स मिल जाएं, या हो सकता है कि एक ही प्रकार के फाइंडिंग्स मिले। कुछ छात्राओं के समूह पर हमें लगे कि नहीं सकारात्मक ही है, और कहीं पर हमें कुछ इस प्रकार के फाइंडिंग्स मिले कि नहीं नकारात्मक है, और कहीं पर मिले जुले तथ्य सामने आए। समझ में आया? तो वो कल्पना का निर्माण करते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि अध्ययन में हम यह पाएंगे, सरल शब्दों में कहें तो, और जिसका परीक्षण करते हैं, और बाद में इसीलिए कहते हैं कि उपकल्पना, एक कार्यकारी उपकल्पना की भी बात की गई है कि वो उपकल्पना बदल जाती है। अगर हमारे फाइंडिंग्स बदलते हैं तो उपकल्पना बदल जाती है। फिर इसके बाद अब आते हैं जो बहुत प्रमुख चीज है, जिसे मैं पिछली कई जगहों पर छोड़ती आई हूँ, शोध पद्धति। ठीक है, शोध पद्धति अथवा शोध अविकल्प किसी भी अध्ययन का आधार है, उसकी रीढ़ है। क्योंकि भाई अब फिर वही चीज है कि आपका एक विषय विशेष के स्टूडेंट के द्वारा या शिक्षक के द्वारा किया गया अध्ययन
किसी पत्रकार के अध्ययन से, पत्रकार के द्वारा किए गए अध्ययन से कैसे भिन्न होगा? क्योंकि हम बहुत गहन मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हमारे विश्लेषण बहुत सारे उपागमों को अप्लाई करते हुए होते हैं और तब हम निष्कर्ष को प्रतिपादित करते हैं। हो सकता है कि मेरे इस कथन की कोई आलोचना भी करे, लेकिन ये जहाँ तक मेरा मानना है कि शोध पद्धति जो कि विभिन्न सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत प्रयुक्त की जाती है, वह गहन अध्ययनों को प्रतिपादित करती है। ये शोध पद्धतियाँ कई प्रकार की हैं बच्चों। टाइम काफ़ी हो रहा है तो मैं पॉइंट्स में बोलूँगी, जैसे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। ये पद्धतियाँ बहुत पॉपुलर हैं, आसान हैं। माइनर प्रोजेक्ट में, लघु शोध परियोजना में इन पद्धतियों का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। वैसे तो विषय पर निर्भर करता है कि आपका विषय कैसा है। जैसा विषय, शोध समस्या, विषय मतलब शोध समस्या, अध्ययन का विषय, उसी के अनुरूप हम पद्धति को चुनते हैं। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, या हम जब दो किन्हीं समूहों का में तुलना और अंतर और समानताओं को स्पष्ट करने के लिए अध्ययन करते हैं तो किस पद्धति का अध्ययन करते हैं? तुलनात्मक पद्धति का। ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त की जाती है। और जब हम दो विभिन्न समूहों का या दो समय के दो बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, मान लिया एक अध्ययन किसी ने 10 साल पहले किया और दूसरा अध्ययन आप उस अध्ययन के पूर्व अध्ययन के 10 साल बाद कर रहे हैं, तो ये अध्ययन कैसा होगा? ये अध्ययन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि समय के दो अलग अलग बिंदुओं पर ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वह समय के दो अलग अलग बिंदुओं को प्रकट कर रहा होगा। फिर है निर्जाति विवरणात्मक, जिसका हम बार बार जिक्र करते आए हैं। भारतीय समाजशास्त्र में निर्जाति विवरणात्मक अध्ययनों की बहुत बड़ी परंपरा रही है। जितने ग्रामीण अध्ययन हैं, लगभग अधिकांश अध्ययन, सभी तो हम नहीं कह सकते, अधिकांश अध्ययन निर्जाति विवरणात्मक विधा को प्रयुक्त करते हुए किए गए। फिर एक और अध्ययन पद्धति है बच्चों, जिसका प्रयोग मैंने अपने महाविद्यालय में होने वाली लघु शोध परियोजनाओं में बहुत कराया है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। आप किसी एक खास समूह या संस्था को ले लीजिए, उसको चुन लीजिए और उसका गहन अध्ययन करिए। वो अध्ययन क्या होगा? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से। ठीक है, किसी एक लघु समूह का या पर्टिकुलर किसी विशेष प्रकार के व्यक्तियों का चयन कर लीजिए या व्यक्ति का चयन कर लीजिए, एक व्यक्ति भी हो सकता है, और इसके पश्चात आप उसका गहन अध्ययन करिए। ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग से इस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। फिर है क्षेत्र कार्य और सर्वेक्षण। ये भी बहुत पॉपुलर विधाएं हैं कि तथ्य संकलन के लिए फील्ड वर्क के लिए जाते हैं और सर्वे करने के लिए जाते हैं। अब इसके अलावा हम शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन का भी प्रयोग करते हैं। रिसर्च डिजाइन 4 प्रकार के होते हैं। विवरणात्मक, जिसे डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, अन्वेषणात्मक, जिनको एक्सप्लोरेटरी कहा जाता है, निदानात्मक, जिसे डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहा जाता है, और प्रयोगात्मक, जिसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। इस समय इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम एक एक को बहुत विस्तार पूर्वक बताएं। आपके पास बहुत अच्छी पुस्तकें होंगी, शिक्षक समय समय पर आपके टीचर्स बताते ही होंगे, और आप किताबों में पढ़िए। आपको पॉइंट्स में बता दिया गया कि जैसे ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट। पढ़ना तो बच्चों आप ही हो, है ना? तो आप पढ़िए कि ये मेथड्स क्या हैं, इनका बहुतायत में प्रयोग होता है। इसके बाद फिर समग्र की प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है जहाँ का हम अध्ययन करने जाते हैं। मान लिया कि हम कृष्णा देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्राओं का अध्ययन करें, तो हर एक छात्रा से संपर्क करना बहुत मुश्किल होगा, अध्ययन बहुत ब्रॉड हो जाएगा, समय भी बहुत लगेगा। तो इसके लिए हम कुछ प्रतिनिधि छात्राओं का चयन कर लेते हैं। ठीक है, समग्र में से कुछ का चयन जो प्रतिनिधित्व करती हो सभी छात्राओं का। तो हम पता करेंगे मैम से कि मैम जो बच्चे रेगुलर उनकी एक लिस्ट दे दीजिए, और उन रेगुलर बच्चों का हम अध्ययन के लिए चयन कर लेंगे जो ज़्यादातर कॉलेज आते हैं और कॉलेज की महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर हम उनका अध्ययन करेंगे। कैसे? पहले तो हम समग्र में से प्रतिनिधि इकाइयाँ चुनेंगे। ये केवल आप पर ही नहीं, वो जहाँ भी हम अध्ययन करने जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चों ने कुम्हारों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने सबका नहीं, हर घर का नहीं किया था, उसमें से कुछ घर चुन लिए थे और उस घर के हर सदस्य का इंटरव्यू लिया था। ठीक है,
तो जो इस प्रकार से हम सैम्पलिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो प्रतिदर्श चुनते हैं। और ये इसके भी कई प्रकार हैं, निदर्शन के, रैंडम सैम्पलिंग और क्या है संस्तरित या स्तरीकृत सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये आप डिपेंड करता है कि आपका अध्ययन किस प्रकार का है, उसी प्रकार के मेथड चुने जाते हैं। और फिर इसके बाद निदर्शन द्वारा हम इकाइयों का चयन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं किस लिए, तथ्य संकलन के लिए। तथ्य संकलन कैसे करते हैं, टेक्निक्स के माध्यम से। जो टेक्निक्स हैं और नहीं, पहली चीज़ तो जो हम तथ्य संकलन करते हैं तो दो प्रकार के तथ्य हमारे सामने होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरे द्वितीयक। हम पहले भी माइनर प्रोजेक्ट के दौरान बता चुके हैं कि प्राथमिक तथ्य वे होते हैं जो हम सीधे संपर्क करके समूह से और डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, और द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो किसी अन्य ने अध्ययन किए होते हैं, उनका उपयोग हम अपने अध्ययन में करते हैं, आप उसका रेफरेंस देते हैं। समझ में आया? साहित्यिक चोरी से बचने के लिए, प्लेगरिज्म से बचने के लिए उसका रेफरेंस देना, संदर्भ देना आवश्यक होता है। तो ये जो प्राथमिक तथ्य संकलन की प्रविधियां हैं, वे अलग पद्धतियां और प्रविधियां वे अलग प्रकार की हैं। जैसे सर्वेक्षण, क्षेत्र कार्य, वैयक्तिक अध्ययन जैसी पद्धतियां हो गई। सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और अवलोकन पत्रक। जब अवलोकन के लिए जाते हैं तो एक आप प्रोफार्मा बनाकर ले जाते हैं, उसमें सारा डाटा भर कर लाते हैं। और जब हम द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, जैसे पुस्तकें, रिपोर्टें, सरकारी दस्तावेज, शोध पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। अब आपने जब टेक्निक्स सारी अप्लाई कर दी, फिर तथ्य आपने कलेक्ट कर लिए, तब आप तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। तथ्यों का विश्लेषण कैसे करते हैं, सारणियों द्वारा, ग्राफ के द्वारा, पाई चित्र के द्वारा, तालिकाओं के द्वारा, है ना, विभिन्न प्रकार से करते हैं। फिर इसके बाद निष्कर्ष, परिणाम या सामान्यीकरण प्रतिपादित करते हैं। और इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण या रिपोर्ट लेखन आप लिखते हैं, जो एक रिपोर्ट के रूप में आप प्राप्त तथ्यों को आप प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जो अगला चरण है, उसमें हम सुझाव देते हैं। सुझाव जो आगामी अध्ययनों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए दिए जाते हैं, यानी भविष्य में होने वाले अध्ययनों के लिए प्रस्थान बिंदु होते हैं। ठीक है, तो सुझाव देते हैं। फिर इसके पश्चात परिशिष्ट लगाते हैं। परिशिष्ट बच्चों स्वैच्छिक है, आप चाहें तो लघु परियोजना में लगाएं, आप चाहें तो ना लगाएं। जैसे आप साक्षात्कार करने गए, जिनका इंटरव्यू लिया उनके फोटोज, आप जिस समूह का अध्ययन करने गए वहाँ का फोटो, किसी विलेज का अध्ययन करने गए तो गांव के फोटोग्राफ्स हैं, तो ये आप परिशिष्ट के तौर पर दे सकते हैं। या आपका अध्ययन किसी पूर्व अध्ययन का पुनर्अध्ययन है, पहले से किए गए अध्ययन को आप पुनः अध्ययन कर रहे हैं, तो आप पूर्व अध्ययन में अगर कुछ विशेष चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, आप उसको भी परिशिष्ट में दे सकते हैं, अपेंडिक्स जिसको कहते हैं ना। तो बेसिकली लोग फोटोग्राफ्स देते हैं, इससे क्या होता है, आपके पेजेस भी भर जाते हैं। लघु शोध परियोजना 60 पेज की होनी चाहिए, ये नियम है ना विश्वविद्यालय का। तो हम सभी ये कहते हैं कि 50 से 60 पेज का होना चाहिए। और फोटोग्राफ्स जब आप लगाते हैं या आप अन्य जानकारी, रिलेटेड जानकारी आप जोड़ते हैं परिशिष्ट में, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाता है आपका काम, आपकी शोध परियोजना, लघु शोध परियोजना थोड़ा सा दिखने में आकर्षक हो जाती है, प्रेजेंटेबल होती है। और अब हम अंतिम स्तर पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पर हम संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करते हैं। बहुत सारे बच्चे माइनर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन पीछे संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं देते, आपका अध्ययन अधूरा माना जाएगा। कहाँ से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लाए, कहाँ से आपने जो द्वितीय सोर्स इस्तेमाल किए हैं अपने अध्ययन में, वे कहाँ से आपने लिखे, इसका जो रेफरेंस है ना,
रेफरेंसिंग की बात, अदरवाइज आपके ऊपर साहित्यिक चोरी का आरोप लगेगा, मैंने पहले ही बताया था, है ना। प्लेगरिज्म से बचने के लिए आप दूसरे की बात को बड़े प्रेम से लिखिए, अपनी बात को सत्यापित करने के लिए, और वही चीज़ है कि पृष्ठ संख्या बढ़ाने के लिए भी, ये भी एक व्यवहारिकता है कि एक बच्चा बीए में पढ़ता है, उसके लिए 60 पेजेस का लघु प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। तब जब आप 3 अन्य विषयों के अलग अलग पेपर्स में ऑलरेडी आप प्रोजेक्ट बनाकर जमा कर रहे होते हैं, है ना, तो ये टफ काम तो है। अब ये सोचिए कि जब हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया था तो बीए के 3 साल हुआ करते थे, एनुअल सिस्टम था, साल भर पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, बाद में छाप आते थे, सॉरी ये तो हंसने के लिए कह रहे हैं, जाकर लिख आते थे, अच्छे से प्रेजेंट करते थे और रिजल्ट आता था, मार्क्स मिल जाते थे, अगले साल में पहुंच जाते थे। अब तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, हम जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, हम अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने आप को बहुत क्रिएटिव बना रहे हैं, आने वाले चुनौती भरे समय के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम लोगों को सोचिए कि सरलता से जटिलता की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने भी सब कुछ सीखा है, एडॉप्ट किया है, आत्मसात किया है, स्वीकार किया है, अदरवाइज हम भी पिछड़ जाते। तो अब अंत में 2 बातें कहेंगे कि कोई भी शोध, चाहे वो माइनर शोध परियोजना हो, चाहे वो मेजर, सामाजिक यथार्थ को खोजने के लिए और तार्किकता का बोध कराने के लिए किया जाता है। एक और लाइन जोड़ेंगे कि शोध सर्वदा से पुराने तथ्यों के सत्यापन के लिए, जहां से मैंने बात शुरू की थी, और नए तथ्यों के अन्वेषण के लिए किए जाते रहे हैं। थोड़े से सुझाव हैं 2-4 मेरे कि माइनर प्रोजेक्ट को आप वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कैसे निर्मित करें। इसके लिए पहली चीज़ तो पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। समाजशास्त्र के प्रारंभिक समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के प्रारंभ में ही कह दिया था कि इसके लिए शोधार्थी को अपने मूल्यों को पहले ही प्रकट कर देना चाहिए, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को और पूर्वाग्रहों को पहले ही बता देना चाहिए, जिससे कि शोध के निष्कर्ष प्रभावित न होने पाए। इसके लिए उन्होंने आदर्श प्रारूप बनाया था। तो बच्चों, पहले से पूर्वाग्रहों को स्पष्ट कर दीजिए, जिससे कि आप बायस्ड होकर किए गए अध्ययन करने से बचे रहें। दूसरा, साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर वे में, सब कुछ आप मौलिक नहीं लिख सकते, तो आप रेफरेंसिंग कीजिए, बीच बीच में भी रेफरेंसेस दीजिए। जैसे मान लिया आप एस सी दुबे की किताब से कुछ उठाते हैं, तो दुबे कॉमा ब्रैकेट में, जहां आपने एक 4 पंक्तियां लिखी या एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, ब्रैकेट में दुबे कॉमा 2000 और ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। पीछे आप उस किताब का रेफरेंस दे दीजिए, दुबे एससी कॉमा एपीआई स्टाइल में मैंने बताया था 2000। फिर इसके बाद आप देंगे भारतीय समाज, पुस्तक का नाम देंगे, अनुवादक, जो ओरिजिनल किताबें हैं उसमें अनुवादक देने की आवश्यकता नहीं है। बाई चांस मुझे ऐसी पुस्तकों के उदाहरण याद आए जो अनुदित है, अनुवाद की हुई है, तो इसलिए मैं अनुवादक कह रही हूँ। आप हर किसी में ना अनुवादक लिखने लगिएगा कि आप योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लिखें और इसके बाद अनुवादक लिख दें, नहीं। वो अगर आप हिंदी अनुवाद का रेफरेंस दे रहे हैं तो आप लिखिए, अदरवाइज आप मूल पुस्तक का रेफरेंस दीजिए। बीच में आप ब्रैकेट में देंगे, पीछे आप एपीआई स्टाइल में पूरा रेफरेंस पब्लिकेशन के साथ, कहाँ से प्रकाशित हुई है, किस वर्ष प्रकाशित हुई है, किताब का नाम क्या है, इसके साथ। और शोध में, चूंकि मैं साहित्यिक चोरी से बार बार बचने की बात कह रही हूँ, तो नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए और जो शोध के अनुकूल हो उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो किताब उठाई एक रिसर्च की और एक तरफ से 4-5 पद्धतियां रेखांकित कर दी, दे दी पॉइंट्स में, ऐसा नहीं है। अगर आपके शोध के अनुसार एक पद्धति और 2 प्रविधियां महत्वपूर्ण हैं, रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं, तो आप उनका उल्लेख कीजिए।
अगर आपको, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत एकीकृत उपागम की भी बात की गई है, इवन सभी विज्ञानों के अंतर्गत, और आजकल तो वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की जा रही है कि सभी विषय एक दूसरे से पद्धतियां ग्रहण करते आए हैं। हाँ, एक कथन मुझे याद आ गया, जो मैं जब शायद बीए में कर रही थी और रिसर्च का पेपर मैंने पढ़ा था, तब से याद है, आप सबको याद होगा, सभी को याद होगा, कि कार्ल पियर्सन की एक बहुत फेमस पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस, जिसमें उन्होंने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धतियों में है, उसकी पद्धति में है, ना कि विषय सामग्री में। तो विषय सामग्री भिन्न भिन्न है, लेकिन पद्धतियां एक ही हैं। विशेष तौर पर वैज्ञानिक, जो भी विषय वैज्ञानिक होने का दावा करता है, वो वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति के चरण, जिनके हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उन चरणों के आधार पर अध्ययन करता है, उनका प्रयोग करता है, तो वह विषय वैज्ञानिक है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी अपना सकते हैं और एक दूसरे की पद्धतियों को ग्रहण कर सकते हैं। जब हम अन्य समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध पढ़ाते हैं, या सभी विषयों में अन्य विषयों के साथ उस विषय का संबंध पढ़ाया जाता होगा बच्चों, तब भी हम ये बताते हैं कि को अमुक विषय या पर्टिकुलर कोई एक विषय दूसरे विषय को कौन कौन सी सामग्री देता है अध्ययन की, और कौन कौन सी पद्धतियां देता है। जैसे समाजशास्त्र है, जीव विज्ञान, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, मानव विज्ञान में जो पद्धतियां प्रयुक्त की जाती रही हैं, जीव विज्ञान में जो विकासवाद इत्यादि के अप्रोचेस प्रयोग करते जाते रहे हैं, उन सबका प्रचुरता से प्रयोग करता आया है। योगेंद्र सिंह जहां पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक में ही एकीकृत उपागम की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं, तो आपका अध्ययन अगर इस प्रकार की मांग कर रहा है कि तो आप बेशक आप वैज्ञानिक तथ्यों को उद्घाटित करने के लिए और सत्यता को सामने लाने के लिए, सही तथ्यों का अन्वेषण करने के लिए आप उन पद्धतियों को एकीकृत रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरे विचार से आप लोगों को ये अध्ययन जो मेरा वक्तव्य रहा है और माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें काफ़ी स्पष्टता दिखी होगी और पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो अब मैं धन्यवाद कह सकती हूँ। आप सभी से प्रश्न आमंत्रित हैं। अगर कोई बच्चा मैम पूछना चाहता है, कुछ किसी के कुछ प्रश्न हो, तो आप लोग